स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लेक्चर है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आप देखिए कि जब भी हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम मेजरली किसी एक्ट के बारे में डिस्कस करें कि जिसके द्वारा मेजरली यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया गया हो, तो आप देखोगे कि कॉलोनियल एरा के समय का ही आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसका जो मेजरली इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस हैं उनको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के जो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं उनका आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लाए गए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से बिफोर द 1857 के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लेटर फेज के अंदर में आपको क्राउन के द्वारा यहाँ पे जो गवर्नेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको बैकग्राउंड के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है जिसको फर्स्ट टाइम लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि जो 1853 का जो कानून है जस्ट बिफोर द 1857 का रिवोल्ट तक, ये आपको कंपनी का जो रूल है, जो कंपनी के द्वारा जो रूल है वो कैरी आउट किया जाता था, तो कंपनी के जो रूल है उसके समय का आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1857 का रिवोल्ट होता है इंडिया के अंदर में, और 1858 के समय में आपको गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो कानून है वो लाया गया और क्राउन के द्वारा यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ली जाएगी। उसके बाद में 1947 तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे जो क्राउन के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कैरी आउट किया गया है इस एरा के समय में। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास के अंदर में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसी के बारे में डिस्कस किया था कि जो 1773 का जो कानून है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। 1773 का जो कानून है कि वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कंपनी को फर्स्ट टाइम कंट्रोल किया गया। यहाँ पे आप देखिए कि इस एक्ट के नेम के बारे में, तो आपको जो नाम है वो देखने के लिए मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग मीन्स यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल किया गया है, उसको रेगुलेट किया गया है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स इस एक्ट के थ्रू में काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं उनको क्रिएट किया गया। इंडिया का जो फर्स्ट स्टेप है आपको सेंट्रलाइजेशन की तरफ देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट स्टेप किस तरीके से, आप देखिए कि जो बंगाल से जो गवर्नर जो हुआ करते थे अर्लियर फेज के अंदर में, जो आपको गवर्नर देखने के लिए मिलते हैं बंगाल से, जिसके अंदर आप देखिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं जो 1757 प्लासी के समय वहाँ पे हुआ करते थे एज ए गवर्नर के रूप से। तो वो बंगाल के जो गवर्नर का जो पोस्ट हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल के नाम से बना दिया गया था 1773 के कानून के अंदर में। और जो बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया यहाँ पे बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और आप देखिए कि जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है 1833 का जब रूल आएगा, 1833 का जब कानून यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा, तो कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक ऑफिसर है उसको हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप से डेवलप किया जाएगा, जिसको कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसके रूप से चेंज कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है, ना कि हाई कोर्ट को। काफ़ी बार आपसे टेस्ट सीरीज के अंदर में हो सकता है यूपीएससी के द्वारा भी यहाँ से आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में एक हाई कोर्ट है उसको सेटअप किया गया। प्रेजेंट समय में आपको हो सकता है कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हाई कोर्ट के रूप से देखने के लिए मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, बट आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था उसको भी रेगुलेट करने का कोशिश किया गया। कंपनी के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको प्राइवेट ट्रेड प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि अर्लियर फेज के अंदर में इसी तरीके से कानून लाया गया था
कि जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, अगर हम बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें, आप देखिए कि हमने बैकग्राउंड को प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उनको जो दीवानी राइट्स हैं, निजामी राइट्स पहले ही मिल चुके थे, दीवानी राइट्स वो इनको यहाँ पे मिलते हैं। और दीवानी राइट्स मिलने के बाद में आप देखिए कि कम्प्लीटली उनके पास में यहाँ पे फाइनेंस का जो अवेलेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी उनके पास में जीरो है, फाइनेंस का अवेलेबिलिटी है। बट उसके बाद में भी आपको डेवलपमेंट इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है, पीपल्स कंटिन्यूस यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं इंडिया के। बट उस समय में आप देखें कि जो कंपनी का जो चार्ज, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कंटिन्यूस आपको लॉस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे ऑफिसर हुआ करते थे कंपनी के, जिसके अंदर में आपको क्लाइव देखने के लिए मिलते हैं, कार्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के, उनके द्वारा कंटिन्यूस जो बेनिफिट है उसको क्रिएट किया जाएगा। डिप्टी नवाब का जो पोस्ट बनाया गया था, आप देखिए कि यहाँ से आपको जो डिप्टी का जो पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा जब भी आप सिविल सर्विस के अंदर एंटर करोगे या प्रेजेंट समय में यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू में। तो आपको यहाँ पे जो डिप्टी एसपी का जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, डिप्टी कलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डिप्टी वर्ड है उसको यहीं से ही ओरिजिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनी के ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया था। रेवेन्यू का जो डिमांड है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है। और पीएजेंट्री जो इंडिया के अंदर में जो किसान लोग जो हुआ करते थे वो कंटिन्यूस उनका जो ऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक फेमाइन का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट होगा। इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर डेवलपमेंट होगा और कंपनी के द्वारा एक लोन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा कि हमको यहाँ पे एक लोन है वो दे दीजिए आप, वहाँ से इंग्लैंड के अंदर में अप्लाई किया जाएगा लोन की रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट टाइम कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में। उसी के रिगार्डिंग में आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखने के लिए मिलता है। वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर में उस समय गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे सेपरेट करने का कोशिश किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से जो स्टेप्स है उसको कैरी आउट किया गया। पहला स्टेप आपको सेंट्रलाइजेशन के थ्रू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि 1833 के अंदर में ये जो कानून है वो अपनी पीक के ऊपर पहुंचेगा। और आपको आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में आपको 1861 का जो कानून है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो सब्सिडरी जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उनको भी कुछ पावर दिया जाएगा। और आप देखिए कि यही जो डिसेंट्रलाइजेशन है अपने पीक के ऊपर पहुंचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू में, जो 1937 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आता है। और कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेट्स के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दिया गया। काउंसिल के अंदर जो मेंबरशिप है उनके बारे में डिस्कस कर दिया गया, किस तरीके से वोटिंग के थ्रू जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। सबऑर्डिनेट बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास को। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी के ऑफिसर्स किया करते थे, जिससे कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी के रूप से डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसे। तो आप देखिए कि प्राइवेट ट्रेड को यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पोस्ट है उसे क्रिएट कर दिया गया, जिससे कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री के रिगार्डिंग में जो अफेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो जानकारी है वो लिया जा सके। स्टूडेंट 1773 का जो कानून यहाँ पे लाया गया था उसके थ्रू काफ़ी सारा जो डिससेटिस्फैक्शन है वो क्रिएट हुआ कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल के जो लोग हैं वो यहाँ पे उनका ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे हाईएस्ट एक अथॉरिटी के रूप से बना दिया गया। तो आप देखिए कि उन सभी जो डिफेक्ट्स हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुए हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में आपको 1781 के समय में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो 1781 का जो कानून है उसको यहाँ पे एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसके नाम से भी जाना जाता है कि जितने भी डिफेक्ट्स हैं 1773 के जो कानून है उसको यहाँ पे रिजोल्व किया गया। उसके लेटर फेज के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा 1784 के समय में, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो 2 पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनी का जितना भी टेरिटरी है जो इंडिया के अंदर पजेस किया गया है, इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल किया गया है, उसको ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया का जो नाम है वो दे दिया गया कि ब्रिटिश का पजेशन है इंडिया के अंदर में, ब्रिटिश का कंट्रोल का आधिपत्य का क्षेत्र है ये बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे आज के इस सेकेंड लेक्चर के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं
आज जो कानून है 1784 का जो कानून है, उसके बाद में आप देखिए कि जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो पर्सन है, उन्हीं का लीडर्स वो ही इस समय में जो गवर्नर जनरल है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो पर्सन है, वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो पर्सन है जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। आप देखिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनको यहाँ से बेसिकली इंडिया से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एक नए ऑफिसर हैं उनको इंडिया के अंदर में सेंड किया जाता है। अगर हम नए ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो कुछ समय के लिए आपको एक जो डिफरेंट पर्सन है, सर जॉन नाम के जो पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे कुछ समय के रिगार्डिंग में, बट आपको लेटर फेज के अंदर में जो कॉर्नवालिस हैं वो इंडिया के लिए आते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉर्नवालिस का जो रूल है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी आपको जो ये कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बट आपको यहाँ पे जानकारी तो होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप पॉलिटी के बारे में भी रीड करते हो या आपको हिस्ट्री के अंदर भी काम आएंगी ये सभी चीज़ें, और आपको पॉलिटी के बारे में भी जब रीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करते थे। कॉर्नवालिस नाम के जो पर्सन हैं, कॉर्नवालिस नाम के जो पर्सन है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करते थे। और आप देखिए कि उस समय में जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन का वो समय है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का ये समय है, और उस समय ये यूएसए के अंदर पोस्टेड हुआ करते थे उस दौरान में। और 1781 के समय में, जो 1781 का समय है जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट इंडिया के अंदर में लाया गया था, तो एक आपको टाउन है वो देखने के लिए मिलता है जो लास्ट बैटल अमेरिकन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग में लड़ी जाती है। उस समय में उस टाउन के अंदर में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लीड किया, ब्रिटिश जो फोर्स है या ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको इनके द्वारा लीड किया गया था। मीन्स आप देखिए कि इनका जो कम्प्लीटली यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रीजन है उसके अंदर में इनका जो टाइम पीरियड है वो एक डिफीट का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस को उसके बाद में आप देखिए कि इनको वापस से जो इंग्लैंड है वो बुला लिया जाता है, बट एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट होने की वजह से इनको इंडिया के अंदर में सेंड किया जाएगा। बट इंडिया के अंदर में जब कॉर्नवालिस को सेंड किया जाएगा तो कॉर्नवालिस का दो डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। दो डिमांड इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती हैं कि आप देखिए कि यहाँ पे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1784 का जो कानून है, इसके थ्रू में जो यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट हुआ करता था वो यहाँ पे गवर्नर जनरल को नहीं दिया जाता था। तो कॉर्नवालिस का एक डिमांड आपको यहाँ पे कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है कॉर्नवालिस को दिया जाएगा। तो इसी के पर्सपेक्टिव से एक 1786 के समय जो कानून है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आता है। स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नवालिस के बारे में कुछ डिस्कस करें तो आपको एक कॉर्नवालिस का जो 1794 का एक 1793 का एक कोड भी देखने के लिए मिलता है जिसको कि कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। तो 1793 का जो कोड है उसके बारे में ज़रूर से रीड करना है कि इंडिया के अंदर में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आता है इस कॉर्नवालिस कोड के थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नवालिस के बारे में ही डिस्कस करें तो आप देखिए कि कॉर्नवालिस के पर्सपेक्टिव से और आपको एक लेटर फेज के अंदर भी ये इंडिया के लिए आते हैं 1805 के समय में। 1805 के समय ये इंडिया के लिए वापस से विजिट करेंगे और इनका जो डेथ है वो इंडिया के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। इनका जो मेमोरियल है, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए विजिट करते हो तो जो गाजीपुर का जो एरिया है, गाजीपुर का जो एरिया है वहाँ पे इनका जो मेमोरियल है वो सिचुएटेड है, जिनको कॉर्नवालिस के मेमोरियल के नाम से जानते हैं। आप अगर उस एरिया से बिलोंग करते हो तो कभी ना कभी विजिट करना कहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से कॉर्नवालिस का जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे किस तरीके से कॉर्नवालिस के द्वारा जो डिमांड किया गया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कॉर्नवालिस का जो आपको मेजरली जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलता था कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको कुछ रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो विलियम पिट के द्वारा बेसिकली जो पिट के द्वारा यहाँ पे जो 1786 का जो एक्ट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में कि कॉर्नवालिस की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो 1786 का जो कानून है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे ओवरराइड जो डिसीजन है काउंसिल के अंदर में, जो ओवरराइड डिसीजन है उसके पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा मांगा गया था एक कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे ओवरराइडिंग का जो डिसीजन है उसका पावर होना चाहिए काउंसिल के अंदर में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक्ट के अंदर में जो काउंसिल को जो ओवरराइड का जो पावर है उसको दिया गया, ओवरराइड इन द
काउंसिल के रिगार्डिंग में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के अंदर में है जब यहाँ पे जो कॉर्नवालिस हैं वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे जब भी उन्होंने काउंसिल को ओवरराइड किया गया है किसी भी एक्स्ट्रा जो कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हैं उसके अंदर में। तो काउंसिल को ओवरराइड करने का पावर मांगा गया है। सेकंड, अगर हम बात करें इनके द्वारा एक और जो अमेंडमेंट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ हैं उनका जो पोस्ट है वो भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही हेड किया जाएगा। तो आपको बेसिक यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि जो कमांडर इन चीफ का जो कमांडर इन चीफ काउंसिल को ओवरराइड करना, ये इनका दो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको कि 1786 का जो कानून है जिसके थ्रू में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो बिग कानून है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट जो बिग रेगुलेटिंग जो कानून है जो लाया गया जिसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स है उनको यहाँ पे रेगुलेट किया गया। तो आप देखिए कि आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1973 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1973 है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है वो देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मैंने पहले जो प्रोनाउंस किया वो 1973 के रूप से कर दिया। तो आप देखिए कि 1793 का जो कानून है वो यहाँ पे लाया गया। इसके अंदर में बेसिकली कॉर्नवालिस के ही कुछ ओवरराइडिंग जो पावर है उसको एक्सटेंड करने के बारे में डिस्कस किया गया क्योंकि कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो आपको ये इसी समय में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 93 तक वो पावर के अंदर रहते हैं, उसके बाद में वो इंडिया से चले जाएंगे। उसके बाद में जॉन सोर नाम के जो पर्सन है, सर जॉन सोर हैं, वो पावर के अंदर में आएंगे। 5 ईयर के लिए उनके द्वारा जो रूल है वो किया जाएगा। उसके बाद में आपको वेलेस्ली नाम के जो पर्सन है, सब्सिडरी अलायंस वाले जो वेलेस्ली नाम के जो पर्सन हैं उनका आपको जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1793 का जो कानून है उसके बारे में कि क्या क्या जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे लाए गए। तो आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको कि 1773 के समय रेगुलेट किया गया था, 20 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है, 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे फिर से ग्रांट कर दिया गया। 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। 1793 का ये कानून है। तो नेक्स्ट कानून आपको कब देखने के लिए मिलेगा? 1813 के समय में। मेजर जो कानून है वो आपको 1813 के समय देखने के लिए मिलेगा जिसके थ्रू फिर से यहाँ पे कुछ कंट्रोल किया जाएगा कंपनी के जो अफेयर्स हैं उन्हें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो पावर ऑफ ओवरराइड का जो पावर दिया गया था काउंसिल को यहाँ पे कॉर्नवालिस को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि आने वाले समय में जितने भी गवर्नर जनरल हैं, जितने भी गवर्नर हैं वो पावर के अंदर में आएंगे तो उनको भी यहाँ पे जो पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि ओवरराइड जो काउंसिल को जो ओवरराइड करना है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, काउंसिल को यहाँ पे जो ओवरराइड करना है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड फॉर द फ्यूचर के अंदर में जो आने वाले जो फ्यूचर के जो गवर्नर जनरल हैं या गवर्नर्स हैं उनके रिगार्डिंग में। थर्ड, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे जो कानून है वो लाया गया उसके बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो कंट्रोल हुआ करता था हमारे बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनका, तो उस कंट्रोल को और भी ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज है वो किया गया है कि अगर गवर्नर जनरल यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि कंट्रोल है, कंट्रोल को यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है इस कानून के अंदर में। और गवर्नर जनरल अगर यहाँ पे एब्सेंट है, गवर्नर जनरल यहाँ पे जो एब्सेंट है तो उस समय में क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? उस समय में आप देखिए कि काउंसिल से ही किसी मेंबर को यहाँ पे एक्टिंग के रूप से उनको अपॉइंट किया जाएगा। जब भी यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास के लिए विजिट करेंगे, बॉम्बे और मद्रास के लिए विजिट किया जाएगा, बॉम्बे मद्रास के लिए जब विजिट किया जाएगा तो उस समय में जो लोकल गवर्नर है उसको सुपरसीड किया जाएगा बंगाल के गवर्नर के द्वारा। बंगाल के जो गवर्नर हैं वो सुपरसीड करेंगे यहाँ पे जो लोकल गवर्नर हैं उसे। ये आपको 1773 का जो कानून है उसके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपको एक रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से जो प्रोविजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फोर्थ, आप देखिए कि यहाँ पे सुपरसीड के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो सुपरसीड है वो किया जाएगा। सुपरसीड किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा किसको सुपरसीड किया जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे जब भी वो विजिट के लिए जाएंगे, किसका विजिट के लिए? बॉम्बे और मद्रास का विजिट के लिए, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स हैं उनको सुपरसीड किया जाएगा बंगाल के गवर्नर के पर्सपेक्टिव से, या और भी किसी ऑर्डर के अंदर में आपको जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनका सुपरसीड देखने के लिए मिलेगा बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा। फिफ्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोविजन के बारे में, तो फिफ्थ प्रोविजन आपको सैलरीज के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। फिफ्थ प्रोविजन आपको सैलरीज के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो स्टेट एक्सचेकर से जो पैसा है वो दिया जाता था उसको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो इंडियन रिवेन्यू जितने भी हैं, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो इंडियन रिवेन्यू है उससे जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो सैलरीज कहाँ से आएंगी? फ्रॉम इंडियन रिवेन्यू। अब यहाँ से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब देखिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा दी गई है, बट ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इसी तरीके के प्रोविजंस के थ्रू में जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे जो सैलरी ग्रांट करना है इंडियन रेवेन्यू से। और ये जो प्रोविज़न है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स? ये आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है 1919 तक। ये जो प्रोविज़न है कि इंडियन रेवेन्यू से जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको जो सैलरी है वो पेड की जाएगी, कि 1919 तक आपको कंटिन्यूस जो प्रोविज़न है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन 1793 का जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से है। 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है वो ग्रांट कर दिया गया। काउंसिल को जो ओवरराइड करने का पावर दिया गया था कॉर्नवालिस को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्यूचर के समय भी जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल आएंगे, जैसे कि आप देखिए जॉन सोर नाम के जो पर्सन है 1793 से 98 के समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेलेस्ली आपको देखने के लिए मिलते हैं 1798 से 1805 तक। 1805 से 7 के बारे में अगर हम बात करें, जॉर्ज बार्लो नाम के एक पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर मिंटो नाम के एक पर्सन है, जो मिंटो फर्स्ट है, वो पावर के अंदर में आते हैं 1813 से लेकर 18 से लेकर 1813 का जो समय है उस तक मिंटो आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर एक हेस्टिंगस है वो पावर के अंदर में आते हैं 13 से लेकर 23 के समय में। तो आने वाले जो फ्यूचर के जो गवर्नर जनरल हैं उसको भी अपनी काउंसिल को यहाँ पे ओवरराइड है वो कैरी आउट कर सकते हैं। बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो कंट्रोल है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1773 के थ्रू में, और आप देखिए कि बाद में उनको और भी एम्फेसाइज किया गया कंटिन्यूस, वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। सुपरसाइड करने का जो पावर है, सुपरसीड करने का जो पावर है वो दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और यहाँ पे सैलरीज हैं जो इंडियन रेवेन्यू से पेड की जाएंगी, जो पहले आपको स्टेट एक्सचेकर से देखने के लिए मिलती थी, और ये जो प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलती है 1919 तक। तो इस तरीके से कुछ चेंज है वो लाए गए हैं। यहाँ पे 20 ईयर्स का एक्सटेंड दिया गया था कंपनी को। अगर अब आपको जो नेक्स्ट जो कानून है वो देखने के लिए मिलता है 1813 का जो चार्टर एक्ट है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो आपको नया जो कानून है उसके रूप से देखने के लिए मिलेगा, चार्टर ऑफ 1813। अब आप देखिए कि 20 ईयर्स के बाद में ये पावर के अंदर में आता है, और यहाँ पे भी जो 20 ईयर्स का जो एक्सटेंड है वो कर दिया जाएगा कि 20 ईयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। जो नेक्स्ट कानून है वो आपको 1833 के समय देखने के लिए मिलेगा, जब वहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दिया जाएगा कि इंडिया के एक गवर्नर जनरल होंगे। जो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे 1773 से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, वो सेंट्रलाइजेशन आपको यहाँ पे पीक के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, बट आप देखिए कि अपना जो हाईएस्ट जो मैक्सिमा है वो अचीव किया जाएगा 1773 का जो 1833 का जो कानून है उसके थ्रू में। 1813 का जो अगर हम कानून के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो क्या हुआ, क्यों यहाँ पे इस कानून को लाया गया। तो आप देखिए कि जो कंपनी का जो टेरिटरी है, जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड होगा। कंपनी का जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज कंटिन्यूस आपको एक्सपेंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और प्रेजेंट समय उस समय में जो 1813 के समय में कंपनी के लिए कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है टू कंट्रोल द कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। इम्पॉसिबल है कंपनी के लिए। आप देखिए कि वैसे इम्पॉसिबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है अगर हम इसको ब्रेक करें तो आई एम पॉसिबल जो आपको है वो देखने के लिए मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से कि कोई भी जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो भी अगर अगर हम उसको ब्रेक करें तो आई एम पॉसिबल के पर्सपेक्टिव से बताता है। बट आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए जो टेरिटरी है वो इतना एक्सपेंड हो चुका था कि इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, इम्पॉसिबल है कि उनके द्वारा कंट्रोल किए जा सके कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उन्हें। जो इंग्लिश मैन जो हुआ करते थे, जो वहाँ पे अलग अलग जो ट्रेडर्स हुआ करते थे इंग्लैंड के अंदर में, आप देखिए कि आपको जो इंग्लैंड के अंदर में जो ट्रेडर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स हैं उनका डिमांड किया जाएगा कि हमको भी बेसिकली यहाँ पे जो इतना बड़ा कॉलोनी है इंडिया, वहाँ से जो शेयर का जो डिमांड है, शेयर का जो डिमांड है कि उनको भी जो शेयरिंग है वो किया जाए। कॉन्टिनेंटल सिस्टम है जो नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एक कॉन्टिनेंटल नाम का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे कि यूरोपियन जो ट्रेड है ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए कम्प्लीटली जो क्लोज है वो हो चुका था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम है वो आपको नेपोलियन के थ्रू में देखने के लिए मिलता है। तो आप देखें कि नेपोलियन नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इंट्रोड्यूस होने की वजह से ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो यूरोपियन जो ट्रेड है, ये सपोज कीजिए यूरोपियन यूनियन जो उस समय नहीं हुआ करता था, प्रेजेंट हम करंट अफेयर्स के अंदर रीड करते हैं यूरोपियन यूनियन को, तो जो यूरोप का जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आउट ऑफ ब्रिटिश का जो ट्रेड है उससे कम्प्लीटली कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो इस तरीके का बैकग्राउंड के अंदर आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर में टू मच एक्सपेंड हो चुका है, इम्पॉसिबल है उसको कंट्रोल करना। कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे संभालना कंपनी के लिए में। इंग्लिश जो ट्रेडर्स हैं उनका डिमांड होता है कि उनको भी इंडिया के साथ में जो ट्रेड करना है वो अलाउ किया जाए, कंपनी का मोनोपोली नहीं होना चाहिए इंडिया के रिगार्डिंग में। और नेपोलियन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा जो कॉन्टिनेंटल जो ट्रेड है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को, वो अपने पीक के ऊपर होता है और उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स को यहाँ पे जो ट्रेड को एक्सेस करना, ब्रिटिश ट्रेड को एक्सेस करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो चुका था यूरोपियन एरिया के अंदर में। तो यहाँ पे जो कानून है वो लाया गया है, ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा एक रूल है वो लाया गया। रूल के अंदर में यहाँ पे कोशिश किया गया कि कंपनी का जो मोनोपोली है उसको कंट्रोल किया जाए, यहाँ पे कंपनी का जो एरिया है, इंडियन जो टेरिटरी है उसको अलाउ किया जाए, जिससे कि और भी जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के लिए विजिट करें। तो आपको ये जो एक्ट है, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में अगर हम यहाँ पे रीड करें तो सबसे पहले आपको जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलेगा, कंपनी का जो मोनोपोली है, कंपनी का जो मोनोपोली है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो कंपनी का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया, कंपनी का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा चाय के अंदर में और चाइना के साथ में, कि कंपनी के द्वारा जो ट्रेड है वो कैरी आउट किया जाएगा। अगर इंडिया के अंदर में जो चाय का जो एरिया है उसके अंदर जो ट्रेड है वो यहाँ पे कंपनी के द्वारा ही कैरी आउट किया जाएगा, और चाइना के साथ में जितना भी ट्रेड हुआ करता था, चाय और चाइना का जो ट्रेड है उनके लिए कंपनी को यहाँ पे अलाउ किया गया है, और कंपनी का जो मोनोपोली है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया। इंडियन ट्रेड को ओपन कर दिया गया इंग्लिश मैन्स के लिए, इंडियन ट्रेड कम्प्लीटली यहाँ पे ओपन है, जो इंडियन ट्रेड है वो ओपन हो चुका है, ओपन टू ऑल इंग्लिश मैन, जितने भी इंग्लिश मैन हैं उनके लिए यहाँ पे ओपन है ये जो इंडियन जो ट्रेड है उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ग्रांटेड किया गया कि जो डिविडेंट है 10.5% का आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया का जो डिविडेंट है वो यहाँ पे देना होगा, इसके पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि डिविडेंट का जो प्रोविज़न है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, डिविडेंड जो आपको 10.5% या 10.5 के रूप से काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगा। डिविडेंड 10.5% आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिया, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि 20 ईयर्स के जो लिए जो एक्सटेंड है वो कर दिया गया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का जो अकाउंट है वो डिफरेंट रहेंगे, टेरिटोरियल अकाउंट के, टेरिटोरियल रेवेन्यू के जो अकाउंट्स है वो डिफरेंट रहेंगे। 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है वो ग्रांट कर दिया गया, 20 ईयर्स का एक्सटेंशन यहाँ पे ग्रांट किया गया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, एक सेपरेट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया गया कि आपको यहाँ पे जो सेपरेट अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना है, सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन करना है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस के पर्सपेक्टिव से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टेरिटोरियल रेवेन्यू है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ मेजरली डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे, दो आपको प्रोविजन। आप देखिए एक प्रोविजन तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर में अलाउ किया जाएगा, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर अलाउ किया जाएगा कि लोगों को आप एनलाइटमेंट वो कर सकते हो। अगर हम इसके बैकग्राउंड के अंदर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि राजा राम मोहन राय हैं वो इंडिया के अंदर में एक्टिव हो चुके थे उस समय में, और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, दो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर में आपको जो गिफ्ट टू मोनोथिज्म नाम का जो किताब है वो भी आपका देखने के लिए मिलता है। 1814 के समय उनके द्वारा जो आत्मीय सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, आत्मीय सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1828 के समय में आप देखिए कि ब्रह्म समाज आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंग्लिश जो पर्सन्स हैं उनको उस समय लगा कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा कॉलोनी है और यहाँ पे जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनका डिमांड है कि सोशल रिफॉर्म्स हमको करना है, हमारे रिलीजन के अंदर में काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके रिगार्डिंग में हो सकता है कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं उनके द्वारा जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू एनलाइटमेंट का यहाँ पे बात किया गया था। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज उनको अलाउ किया जाएगा तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे अपना जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर सकें। बट हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनका मेन एजेंडा यही था कि हमें हमारे रिलीजन के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो लेके आने हैं, ना कि हमें किसी दूसरे रिलीजन को यहाँ पे अडोप्ट है वो करना है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जिनको एज ए एनलाइटमेंट या एजुकेशन के पर्पज से स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर में, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको स्टार्ट किया गया वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एक और प्रोविज़न आपको देखने के लिए मिलेगा कि एनुअली हर एक साल यहाँ पे 1 लाख जो रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख जो रुपी हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे, 1 लाख जो रुपी हैं वो ग्रांट किए जाएंगे यहाँ पे एनुअली बेसिस के ऊपर में। और ये किस लिए किए जाएंगे, यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो लोगों को एनलाइटमेंट करने के रिगार्डिंग में स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि ये जो प्रोविज़न है वो कभी भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आएगा, ये जो प्रोविज़न है वो कभी भी एग्जिस्टेंस के अंदर है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन होंगे, वो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में रीड करेंगे तो उस समय हम उसको काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस एक्ट के बारे में और अगर हम प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करें तो आप देखें कि जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर में उसको ऑथराइज कर दिया गया कि आपको यहाँ पे पर्सन को जो टैक्सेज हैं वो इम्पोज कर सकते हो। अगर किसी पर्सन के द्वारा जो टैक्स है वो नहीं पे किया गया है तो आप देखिए एक प्रोविज़न आपको देखने के लिए मिलेगा टैक्सेज के पर्सपेक्टिव से। टैक्सेस के पर्सपेक्टिव से जो प्रोविज़न है वो क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर में उसको अलाउ कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया कि आप जो यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज कर सकते हो, टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हो। और इम्पोज करने के साथ अगर किसी पर्सन के द्वारा नॉन पेमेंट है, नहीं पे किया जाएगा, नॉन पेएबल सिचुएशन के अंदर में है तो उसको आपको द्वारा जो पनिशमेंट है वो भी कैरी आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके का जो टैक्सेशन का पावर दे दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, एनलाइटमेंट के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन के बारे में जो मनी है वो देने के बारे में बात किया गया, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये आपको कभी भी जो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। कंपनी का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया। चाय और चाइना के पर्सपेक्टिव से जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि चाय का जो ट्रेड है और चाइना के साथ में जो ओपियम का ट्रेड हुआ करता था वो आप अलाउ कर सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडियन ट्रेड है उसको ओपन कर दिया गया कम्प्लीटली। जो इंग्लिश मैन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में डिविडेंड के बारे में बात की गई है और 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
अगर हम 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो नेक्स्ट जो कानून है वो आपको 1833 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि ये जो लेक्चर है वो लेंदी हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करते हैं। 1833 के बारे में रीड करेंगे, 1853 के बारे में रीड करेंगे हम उस नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर में। और उसके बाद में कंपनी का जो रूल है वो एंड होगा, क्राउन के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाएगी 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में। और उसके बाद से हम कंटिन्यूस फिर क्राउन के जो एक्ट है उनको रीड करेंगे। 1857 की रिवोल्ट के जस्ट बाद में आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में एक 1858 का एक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसको कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप से भी जाना जाता है। तो उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इनको रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और हम जल्दी ही सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।